चलिए ध्यान दीजिए। अब कहाँ पर आ गए हैं? अच्छा, पीएच स्केल। एक मिनट। एसिड, बेस और साल्ट के रूप में हम कंपाउंड का वर्गीकरण करते हैं। यही ना समझ रहे हैं पहला क्लास से। एसिड, बेस और साल्ट के रूप में कंपाउंड का वर्गीकरण किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो रासायनिक गुणों के आधार पर। क्या रासायनिक गुण होते हैं अम्ल के और क्या होते हैं भस्म के, इसके संदर्भ में हम कई कॉन्सेप्ट अब जान चुके हैं। कुछ पुराने कॉन्सेप्ट है रॉबर्ट बॉयल रूवेल के, तो कुछ नए कॉन्सेप्ट में हम लोग अर्हेनियस, ब्राउन-डे-स्लौरी का कॉन्सेप्ट और लुईस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को समझे। उसके बाद हम देखें कि सभी अम्ल और भस्म की शक्ति एक समान नहीं होती है। अम्ल और भस्म की शक्तियां किस पर निर्भर करती है? तो ये अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार हम लोग देखे थे कि अम्ल और भस्म की शक्तियां हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन पर ही डिपेंडेंट है। आज पीएच स्केल को समझना है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि शुरुआत में हम कुछ इंडिकेटर के बारे में पढ़े थे, सूचक के बारे में पढ़े थे। इंडिकेटर यानी कि सूचक एक ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल और भस्म के जलीय विलयन में जब जाते हैं तो रंगों को बदल लेते, और रंग के बदलाव के आधार पर ही हम लोग अम्ल और भस्म की पहचान कर लेते। और कई सारे इंडिकेटरों के बारे में हम समझे थे। लिटमस पेपर, फिनोल्फथेलिन, हल्दी का पत्ता, हल्दी, लाल गोभी का पत्ता, चुकंदर, मेथिल ऑरेंज, तो कई तरह के इंडिकेटर के बारे में पढ़े थे हम। और लिटमस पेपर के बारे में तो एकदम 5वीं क्लास से पढ़ा जाता है। तो इंडिकेटर एक ऐसा पदार्थ है जो जलीय विलयन में जाने के बाद अपने रंग को बदल लेते हैं, और रंग के बदलाव के आधार पर हम लोग अम्ल और भस्म की पहचान कर लेते हैं। लिटमस पेपर को ही हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। आपको याद ही होगा कि लिटमस पेपर अगर लाल लिटमस पेपर नीला हो गया तो हम कहते हैं कि यह क्या है? भस्म है। और नीला लिटमस पेपर लाल हो गया तो हम कहते हैं क्या? अम्ल। ये बात आप जानते होंगे, याद भी हो गया होगा। लेकिन इंडिकेटर से, सूचक से हम केवल अम्ल और भस्म की पहचान कर सकते। इंडिकेटर के द्वारा अम्ल और भस्म की पहचान हो सकती है, उनके शक्तियों का पता नहीं चल सकता है। अम्ल और भस्म के शक्तियों का पता इस लिटमस पेपर के इंडिकेटर से पता नहीं चल सकता है। उदाहरण के लिए कि आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तुलना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं एसिटिक अम्ल के तुलना में। ये एसिटिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, मानव के त्वचा को क्षतिग्रस्त कर देने की क्षमता होती है इनमें। लेकिन एसिटिक एसिड बहुत कमजोर अम्ल है और सिरके के रूप में इसे मानव खाता है। अब आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में नीला लिटमस पेपर डालिएगा, वो भी लाल होगा क्योंकि ये अम्ल है। और आप एसिटिक एसिड के जलीय विलयन में भी नीला लिटमस पत्र डालिएगा तो वो भी क्या होगा, लाल होगा, क्योंकि ये भी अम्ल है। तो लिटमस पेपर आपको अम्ल का भस्म तो करा सकता है, भस्म का पहचान करा सकता है, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं बता सकता है कि कौन अम्ल या कौन भस्म कितना ज्यादा शक्तिशाली है, इसका पता नहीं बता सकता कौन, लिटमस पेपर। तो इंडिकेटर की एक क्या कमी है, समझ गए कि नहीं समझ गए? कि इंडिकेटर जैसे कि लिटमस पेपर, फिनोल्फथेलिन, मेथिल ऑरेंज, हल्दी, लाल गोभी का पत्ता, चुकंदर जैसे तमाम इंडिकेटर से अम्ल और भस्म की पहचान हो सकती है, लेकिन उनके शक्तियों का पता नहीं लगाया जा सकता। तो अब करे क्या? तो दोस्तों अभी हमें एक ऐसे इंडिकेटर की जरूरत है, एक ऐसे इंडिकेटर की जरूरत है, एक ऐसे सूचक की जरूरत है जो न सिर्फ अम्ल और भस्म की पहचान कर सके बल्कि उनके शक्तियों के बारे में भी हमें बता सके। तो ये इंडिकेटर कहाँ मिलेगा? आइए दोस्तों, मिलेगा और इसी को समझने के लिए अब आ जाते हम पीएच स्केल पर। वह इंडिकेटर का सॉल्यूशन पीएच स्केल से होगा। तो आइए समझते हैं पीएच स्केल क्या है, और पीएच स्केल को समझ करके एक ऐसा इंडिकेटर हम लोग खोजेंगे, एक ऐसा सूचक खोजेंगे जो अम्ल और भस्म की पहचान भी करा देगा और उसके शक्ति के बारे में भी बता देगा। पीएच स्केल। अब जानते हैं कि कोई विलयन अगर अम्लीय होगा तो उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या उपस्थित रहेंगे? हाइड्रोजन आयन। अगर कोई विलयन अम्लीय होगा तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होंगे। अरेनियस के सिद्धांत यह हमें बता चुका है। वहीं अगर कोई विलयन क्षारीय होगा तो निश्चित ही उसमें हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन की उपस्थिति होगी बहुत ज्यादा मात्रा में। तो ये बात हमें पता है कि एक अम्लीय विलयन में बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन रहते हैं, एक क्षारीय या भास्मिक विलयन में बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन रहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक उदासीन विलयन में क्या होते हैं, उदासीन का मतलब समझते हैं ना तो अम्लीय ना ही क्षारीय। जब हम कहते हैं कि यह उदासीन है तो मतलब वो ना तो अम्लीय है ना तो फिर क्या है? तो फिर उदासीन है। तो एक विलयन अम्लीय है, उसमें हाइड्रोजन आयन की बहुत अधिकता होगी। एक विलयन क्षारीय है, उसमें बहुत मात्रा में हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होंगे। लेकिन अगर कोई विलयन, कोई जलीय विलयन उदासीन है तो इसका मतलब है कि उसमें जितना हाइड्रोजन आयन है उतना ही हाइड्रोक्सिल है। एक उदासीन विलयन में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा क्या होती है? बराबर होती। क्लियर हो गया? अब आप एक उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ाते जाइएगा, वो क्या बनते जाएगा? अम्लीय।
और एक हाइड्रोक्सिल आयन, अगर उदासीन विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा बढ़ाते जाएगा तो वो क्या बनते जाएगा? क्षारीय। तो होता क्या दोस्तों कि उदासीन विलयन में कोई भी उदासीन विलयन में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा क्या होती है? बराबर होती है, और इसीलिए वो उदासीन भी होते हैं। लेकिन एक अम्लीय विलयन में बहुत अधिक होता है हाइड्रोजन आयन, बहुत कम होता है हाइड्रोक्सिल आयन। एक क्षारीय विलयन में बहुत अधिक होता है हाइड्रोक्सिल आयन, बहुत कम होता है। यानी अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन रहते हैं, लेकिन साथ साथ कौन रहते हैं? लेकिन इसकी मात्रा हाइड्रोजन आयन से बहुत कम होता है। एक क्षारीय विलयन में रहता है हाइड्रोक्सिल आयन अधिकतम, लेकिन इस क्षारीय विलयन में भी हल्का सा क्या रहता है? तो आप कह सकते हैं कि अम्लीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन के तुलना में बहुत अधिक हाइड्रोजन आयन होते हैं। एक क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की तुलना में बहुत अधिक हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, और एक उदासीन विलयन में दोनों आयन की मात्रा बराबर होती। क्लियर हो गया? जैसे जल उदासीन होते हैं। जल क्या है? मतलब जल में जितना हाइड्रोजन आयन है उतना हाइड्रोक्सिल आयन है, इसीलिए वो क्या है? उदासीन। जल में आप अम्ल मिला दीजिएगा वो अम्लीय हो जाएगा। क्यों? तो अम्ल मिलाने से हाइड्रोजन आयन निकलेगा, जिससे हाइड्रोक्सिल की तुलना में हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वो क्या हो जाएगा? अम्लीय। अम्ल में आप क्षार मिला दीजिएगा, क्षार अम्ल में जल में जाकर हाइड्रोक्सिल आयन को निष्कासित करेगा, और हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा हाइड्रोजन आयन की तुलना में बहुत ज्यादा हो जाने के कारण जल आपका क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन रहते हैं, लेकिन कुछ हाइड्रोक्सिल आयन भी रहते हैं। क्षारीय विलयन में अधिकतम हाइड्रोक्सिल आयन रहते हैं, कुछ हाइड्रोजन आयन भी होते हैं। उदासीन विलयन में दोनों आयन की मात्रा बराबर होती है। यानी कि अम्लीय विलयन हो या दोनों में क्या रहता है? दोनों में क्या रहता है? अम्लीय विलयन में बहुत ज्यादा, क्षारीय विलयन में बहुत कम। विलयन अम्लीय हो या क्षारीय हो, उसमें हाइड्रोजन आयन होगा ही, हाइड्रोजन आयन होगा ही। अम्लीय में हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा होगा, क्षारीय में बहुत। फिर विलयन अम्लीय हो या क्षारीय, उसमें हाइड्रोक्सिल आयन होगा ही। अम्ल में बहुत कम, क्षार में बहुत ज्यादा। सोरेनसन ने यही देखा पहली बार अपने एक्सपेरिमेंट में कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, उनमें हाइड्रोजन आयन जरूर है। अंतर यही है कि अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा है, और क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन बहुत कम है। इसलिए सोरेनसन ने दिमाग लगाया कि हाइड्रोजन आयन पर भी शक्ति निर्भर है, हाइड्रोजन आयन पर ही अम्लों की शक्ति निर्भर है। और सोरेनसन ने यह भी अपने एक्सपेरिमेंट से पता लगा लिया कि विलयन अम्लीय हो या क्षारीय हो, उसमें हाइड्रोजन आयन होगा ही होगा। अम्ल में बहुत ज्यादा, भस्म में बहुत। तो उन्होंने सोचा कि अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा को निकाल लेंगे तो पता लग जाएगा वो अम्लीय है या। अगर हाइड्रोजन आयन बहुत निकला तो अम्लीय, अब बहुत कम निकला तो सोरेनसन ने किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की संख्या को ज्ञात करके, हाइड्रोजन आयन की संख्या को ज्ञात करके एक स्केल का निर्माण किया, जिसे कहा जाता पीएच स्केल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीएच स्केल कहा जाता है। सोरेनसन ने देखा कि अम्ल हो या विलयन या भस्म में, उसमें हाइड्रोजन आयन होता ही होता है।
तो उन्होंने सोचा कि हम किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा को ज्ञात कर लेंगे, इससे हमें यह पता चल जाएगा कि वो अम्ल है या भस्म है। और हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्ञात कर लेने से अम्ल भस्म की पहचान इस आधार पर हो जाएगी कि हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा है तो अम्लीय है, बहुत कम है तो क्षारीय। तो इससे अम्ल भस्म की पहचान भी हो जाएगी और हाइड्रोजन आयन काउंट हो जाएगा, तो शक्ति का भी पता चल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन पर ही अम्ल की शक्ति निर्भर है। तो इसी आधार पर, यानी विलयन में हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के आधार पर अम्ल भस्म की पहचान करने हेतु तथा उसके शक्ति का भी पता लगाने हेतु सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में एक स्केल बनाया जिसका नाम क्या पड़ा? पीएच स्केल। विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के आधार पर, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के आधार पर अम्ल भस्म की पहचान करने हेतु और उनका शक्ति का पता लगाने हेतु सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में एक स्केल बनाया जिसका नाम क्या पड़ा? पीएच स्केल। पीएच स्केल में पी का मतलब पोटेंज है। क्या है? पोटेंज। क्या है? पी का मतलब पोटेंज है। क्या है दोस्तों? पोटेंज है। और पोटेंज का मतलब क्या होता है? और एच का मतलब हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन। तो पीएच का शाब्दिक अर्थ पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की शक्ति है। पीएच स्केल में पी और एच का शाब्दिक अर्थ हाइड्रोजन आयन की शक्ति है। अब पीएच स्केल बनाया। अब पीएच स्केल किसी भी विलयन में पीएच स्केल पीएच मान पर डिपेंडेंट है और किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के आधार पर उसका पीएच मान निकाला जाता है। और पीएच मान कैसे निकाला जाता है? तो पीएच मान बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, या माइनस को हटाइए तो लॉग 1/log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। क्लियर हो गया? बात को समझ गए? तो ये फार्मूला हम लोग को लॉग में जाना नहीं है। और हाइड्रोजन आयन को सांद्रता ज्ञात करना है मोलरता में। किसमें ज्ञात करना है? मोलरता में। तो इस आधार पर पीएच मान निकलता है। और पीएच मान पर ही आधारित है क्या? पीएच स्केल आधारित है क्या? अब पीएच स्केल में 14 तक रहता है। कहां तक? 14 तक रहता है। कहां तक रहता है? और यहां 0। तो पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक के अंक होते हैं। ये आपका पीएच स्केल है। पीएच स्केल में कहां तक के अंक होते हैं? अब इसमें अगर 7 पीएच मान आया किसी विलयन का तो वो क्या है? उदासीन होने का मतलब H+ बराबर है OH- के। पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक के अंक रहते हैं और किसी विलयन का स्केल पर मान 7 निकला तो वह विलयन क्या? उदासीन। और उदासीन का अर्थ है कि उस विलयन में जितना हाइड्रोजन आयन है उतना ही, और जैसे ही 7 से कम वो क्या होते जाएगा? अम्लीय। अम्लीय होने का मतलब हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ते जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा। 7 से जितना अधिक होगा वो क्या होगा? क्षारीय होने का मतलब हाइड्रोक्सिल आयन का मान बढ़ते जाएगा, हाइड्रोजन आयन का मान। क्लियर हो गया? 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक। किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वो, 7 से कम होगा तो अम्लीय। अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा, हाइड्रोक्सिल बहुत। क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन बहुत
कम हाइड्रोक्सिल आयन बहुत, उदासीन विलयन में हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल बराबर। जो जो पीएच मान 7 से अधिक होते जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन का मान बढ़ते जाएगा, हाइड्रोजन आयन का मान। जो जो पीएच मान 7 से कम होते जाएगा हाइड्रोजन आयन का मान बढ़ते जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन का मान। तो इस स्केल पर जिसका मान 7 होगा वो विलयन, जिसका मान 7 से कम होगा और जिसका मान 7 से अधिक होगा क्षारीय। अब ध्यान दिए, पीएच स्केल से हम अम्ल भस्म की पहचान कर लिए। पीएच स्केल पर जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम वो अम्लीय, जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक वो, जिस विलयन का पीएच मान 7 वो उदासीन। उदासीन विलयन में हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन की उपस्थिति, अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन की उपस्थिति और क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन की उपस्थिति किस प्रकार होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब ध्यान दीजिए कि हमने पीएच स्केल के माध्यम से, और पीएच स्केल काम किस पर करता है ये याद हुआ ना, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मोलैरिटी में लिया जाता है। उतने डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब समझिए कि पीएच स्केल से अम्ल भस्म की पहचान हो गई ना, 7 से कम अम्ल, 7 से अधिक और 7। लेकिन अब इसकी शक्ति का पता कैसे चलेगा, क्योंकि यह वह स्केल है जो अम्ल भस्म की पहचान करने के अलावा उनके शक्तियों को भी डिनोट कर देगा। तो शक्ति का पता कैसे लगाता है, तो अब समझिए कि 7 से अधिक जितना होगा हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा उतनी और उस क्षार की शक्ति उतनी। यानी पीएच 8 से ज्यादा शक्तिशाली पीएच 9 का होगा। किस सेंस में, पीएच 9 से ज्यादा शक्तिशाली क्षार और सबसे ज्यादा। तो हर एक स्टेप बढ़ने पर क्षार 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। यानी पीएच 14 पीएच 13 से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, पीएच 13 पीएच 12 से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। एक स्टेप आगे बढ़िएगा, क्षार कितना गुना शक्तिशाली, 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली। पीएच 14 वाला क्षार पीएच 13 वाला क्षार से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली, और पीएच 14 वाला क्षार पीएच 12 से 10 गुना 10 यानी 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। कई परीक्षा में पूछ दिया कि पीएच 12 का क्षार पीएच 10 के तुलना में कितना गुना शक्तिशाली, तो एक स्टेप पर कितना गुना, 10 के बाद 11, फिर 2 स्टेप यानी 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली। पीएच 12 पीएच 10 से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो अगर विलयन क्षारीय है तो हर एक पीएच मान बढ़ने पर क्षार 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होते जाएगा। ठीक उसी तरह पीएच मान 7 से जितना कम होगा विलयन उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा, यानी विलयन में उतना ही ज्यादा क्या बढ़ेगा, हाइड्रोजन आयन। और अम्ल में जितना एक स्टेप पीछे जाइएगा अम्ल उतना 10 गुना क्या होगा, शक्तिशाली। यानी पीएच 5 जो है पीएच 6 से ज्यादा शक्तिशाली अम्ल है, और पीएच 5 पीएच 6 का 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली। फिर पीएच 4 पीएच 5 से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली, पीएच 3 पीएच 4 से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली, पीएच 4 पीएच 6 से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली। तो क्षारीय विलयन में एक पीएच मान बढ़ेगा, क्षार 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली। अम्लीय विलयन में एक स्टेप आगे कम होगा तो अम्ल 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए कि पीएच स्केल केवल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। पीएच स्केल क्षार की भी पहचान किस आधार पर करता है,
हाइड्रोजन आयन के ही आधार पर करता है, लेकिन क्षार का पहचान पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन के आधार पर कैसे करता है? तो कोई विलयन क्षारीय होगा तो उसमें हाइड्रोक्सिल बहुत ज्यादा होगा और हाइड्रोजन बहुत कम होगा। इसी आधार पर पीएच स्केल क्षारीयता की पहचान करता है। क्लियर हो गया? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब कई पदार्थों का पीएच मान आपको याद करना पड़ेगा। अब तक परीक्षा में जितने पदार्थों का पीएच मान पूछा गया है और भविष्य में जितना पूछा जाएगा सब एक जगह है, यहीं से पूछा जाएगा। देखिए पढ़िए तो सबका पीएच मान आपको याद है, बहुत का तो याद भी होगा। ऑनलाइन वाले दोस्तों का ये पीएच मान सबका याद है कि कुछ का याद है कि कल तक सबका याद हो जाएगा? बातचीत नहीं, पढ़ने के लिए बोले हैं तो बातचीत कर रहे हैं। लार में कंफ्यूजन होता था सबको, लार में, मानव के लार में, तो दोनों इस बार अलग अलग कर दिए, भोजन से पहले या भोजन के बाद। क्लियर है ना? बड़ी कंफ्यूजन होता था। और लार था कि कभी अम्लीय कभी दोनों तरह होते थे। अब कंफ्यूजन पर कंफ्यूजन, कल आज के बाद नो कंफ्यूजन। क्लियर हो गया ना? तो पीएच मान को याद कीजिएगा, नहीं तो प्रश्नों को बनाइएगा, याद हो जाएगा। पीएच मान से रिलेटेड काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। क्या? ओ शरबत, शरबत, हाँ हाँ। देखे मधुर पे वो एनसीईआरटी का भाषा, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाकर डाल दिए थे। कहाँ है मधुर पे? ओ मधुर पे ये ठंडा कोका कोला है, 6 है। अरे हला क्या करते? 6 है पीएच मान 6, तो ये अम्लीय है। और जितने भी हम ठंडा कोको कोला, वही स्प्राइट, लिम्का सब जो पीते हैं वो मधुर पे है। वो भी, उसकी भी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। वैसे उसमें कार्बोनिक अम्ल घुले होते तो उसकी प्रकृति क्या होगा? अम्लीय होगा। चलिए दोस्तों पीएच स्केल समझ गए? एक बार ध्यान दीजिए कि विलयन कोई भी हो, एक बार पुनः ध्यान दीजिए कि अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन कम होते हैं। क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन बहुत कम होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन बहुत ज्यादा होते हैं। जो उदासीन विलयन होते हैं उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा बराबर होता है। सोरेनसन ने सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया कि विलयन अम्लीय हो या क्षारीय, उसमें हाइड्रोजन आयन होगा ही। अंतर बस इतना है कि अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा, क्षारीय विलयन में कम। इसीलिए उन्होंने एक तकनीक निर्मित की जो हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का पता लगाकर किसी विलयन के अम्लीय क्षारीय की पहचान कर सके। और हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के आधार पर जब सोरेनसन ने स्केल निर्मित किया अम्ल और भस्म की पहचान के लिए, तो वह पीएच स्केल कहलाया। पीएच स्केल का शाब्दिक अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन की शक्ति। पीएच स्केल पर पीएच मान किसी विलयन का कैसे निकलता है? तो माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हमें उतने डिटेल लॉग में जाना नहीं है। तो सोरेनसन का जो पीएच स्केल हुआ वो केवल काम करता हाइड्रोजन आयन के ऊपर ही, लेकिन वो पहचान कर लेता अम्ल क्षार दोनों का, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अम्ल और क्षार में हाइड्रोजन आयन की स्थिति क्या है। और यही बात सोरेनसन ने सबसे पहले देखा। तो वो हाइड्रोजन आयन के आधार पर अम्ल क्षार दोनों की पहचान करने के लिए एक स्केल बनाया जिसे कहते हैं पीएच स्केल।
पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक के अंक होते हैं। जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा उदासीन होगा, 7 से कम होगा अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा क्षारीय होगा। 7 से जितना अधिक होगा क्षार की शक्ति उतना अधिक होगी, 7 से जितना कम होगा अम्ल की शक्ति उतनी अधिक होगी। पीएच स्केल पर हर एक स्टेप आगे पीछे बढ़ने से क्षार की शक्ति बढ़ती है, पीछे बढ़ने से अम्ल की शक्ति। जैसे आपसे पूछ दिया कि 1 विलयन का पीएच मान में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसमें कौन आयन बढ़ रहा है? क्वेश्चन आ जाएगा कि 1 विलयन के पीएच मान में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसमें कौन आयन बढ़ रहा है? अब देखिए, बढ़ोतरी क्षारीयता की तरफ जाता है, क्षारीयता की तरफ जाता है तो हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा बढ़ेगी। तो पीएच मान का लगातार बढ़ना मतलब हाइड्रोक्सिल आयन का बढ़ना है। अब पीएच स्केल का मान 1 विलयन का लगातार घट रहा है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ रहा है, हाइड्रोक्सिल का घट रहा है। क्लियर हो गया ना? या आपसे पूछ देगा कि 1 विलयन का मान पीएच 6 है, 1 विलयन का मान पीएच 8 है, 1 विलयन पीएच 6, 1 विलयन पीएच। पूछ देगा कि किस विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा है, किस विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा है? तो हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा उसमें होगा जिसका पीएच मान ज्यादा होगा, वो किसमें होगा? 8। अब किसमें हाइड्रोक्सिल आयन कम होगा? अब इसी में पूछ देगा कि पीएच 6 और पीएच 8 में किसमें हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा कम है? 6 में। इसमें पीएच 6 में हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा है, पीएच 8 में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम है। पीएच पर कितना भी घुमाएगा अब आप फंसिएगा, वैसे भी कितना भी घुमाएगा हमारे नोट से बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन आप देखिए ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस बार तो केमिस्ट्री में एनडीएस सीडीएस सबका क्वेश्चन एक जगह कर दिए, सारा खेल ही समाप्त कर दिए। पुराना केमिस्ट्री में बहुत कुछ काम था, अब फिजिक्स भी नया निकाल रहे हैं, ठीक है ना? मार्केट में जो फैला रहा है फिजिक्स ठीक से नहीं पढ़ा रहे, ऐसा फिजिक्स निकाल रहे हैं। बायोलॉजी तो मेरा वायरल है, केमिस्ट्री भी वायरल हो जाएगा अभी पूरा निकलाने। आइए दोस्तों, पीएच स्केल समझ गए, सबका पीएच मान याद कर लीजिएगा। आइए अब यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इससे पहले जो लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थेलिन, मेथिल, ऑरेंज, हल्दी, लाल गोभी का पत्ता, चुकंदर सब वाला देखे तो वो नॉर्मल इंडिकेटर था। अब क्या आ गया है? अब आप पीएच स्केल समझ गए। अब ध्यान दीजिए, पीएच स्केल वास्तव में एक काल्पनिक स्केल है। यह नहीं कि मार्केट में गए स्केल खरीद कर ले आए आप मापेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आप स्केल का पीएच स्केल पर, इसका मतलब आप ये नहीं समझिए कि मार्केट में पीएच स्केल मिलता है हम खरीद कर लाएंगे और उसके बाद सब कुछ का पता तुरंत लगेगा हमको। ऐसा कोई स्केल आपको मार्केट में मिलेगा नहीं। आपको क्या मिलेगा मार्केट में? यूनिवर्सल इंडिकेटर। आप मार्केट में जाइएगा, कहिएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर दीजिए, पीएच स्केल भी खरीदने जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है ना, एक कागज, एक मोटे कागज का बना होता है और उस पर जगह जगह अलग अलग रंग होते हैं, जगह जगह अलग अलग रंग होते हैं। कहीं पर लाल रंग है, कहीं पर पीला रंग है, कहीं पर जो है गुलाबी रंग है, कहीं पर जो है हरा रंग है, कहीं पर जो है कुछ भी रंग है, कहीं पर जो है पहचान नहीं वाला रंग है, कहीं पर कुछ है, मान लीजिए अलग अलग रंग। क्लियर? तो मार्केट में हम पीएच स्केल खरीदने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है?
यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? एक आदमी पूछ रहा है आंसू का पीएच मान कितना होता है? टेंशन नहीं लीजिए, आंसू का पीएच मान भी आ जाएगा, क्वेश्चन में है आंसू का पीएच मान, बता देंगे आपको। यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच स्केल, पीएच स्केल सॉरी, हम अगर मार्केट में जाएंगे पीएच स्केल खरीदने तो हमें क्या मिलेगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर मार्केट में अब कागज की तरह मिलेगा, एक मोटे कागज की तरह, जिस पर भिन्न भिन्न तरह के कॉलम में अलग अलग रंग रहते हैं। हालांकि बहुत कम रहते हैं और कुछ जगह रंग बदलने का भी गुण पाया जाता है। जैसे यहां लाल है तो तुरंत बैगनी होने का भी गुण रहता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? तो ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो काम करता है किस पर? पीएच स्केल के सिद्धांत पर। यूनिवर्सल इंडिकेटर वह इंडिकेटर है जो पीएच स्केल के सिद्धांत पर काम करता है। कैसे काम करता है? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को किसी बिलियन में डालने पर वे अपने रंगों को बदलते रहते, रंगों को बदलते रहते। कुछ रंग उसमें डायरेक्ट होते हैं, कुछ रंग में उसमें क्या होते रहता है? बदलाव आते रहता है। और रंगों के बदलाव डायरेक्ट जुड़े रहते हैं किससे? पीएच स्केल से। और किस पीएच स्केल पर यूनिवर्सल इंडिकेटर का कौन सा रंग होगा वो आपके नोट में दिया हुआ देखिए। क्लियर? जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर, हाँ एक दो लाले लाल होता है, ठीक है। हाँ एक दो बहुत शक्तिशाली अम्ल है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। ध्यान दीजिए कि मान लीजिए यूनिवर्सल इंडिकेटर को 1 बिलियन में डाले और बिलियन में डालते यूनिवर्सल इंडिकेटर का रंग हरा इंडिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है? हरा इंडिकेट कर रहा है। तो उसका पीएच मान कितना? 7, क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर का रंग पीएच 7 पर कितना होता है? हरा होता है। उस तरफ बैगनी क्षारीय रंग, लाल अम्लीय रंग। क्लियर हो गया? बात समझ गए? यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो पीएच स्केल के सिद्धांतों पर काम करते हैं। मार्केट में मिलने वाले यूनिवर्सल इंडिकेटर कागज के तरह होते हैं, कागज मोटे कागज के तरह होते हैं। उन पर कुछ रंग अंकित होते हैं और उनमें रंग बदलने का भी गुण पाया जाता है। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर को किसी बिलियन में जॉर्ज करने के लिए जब डालते हैं तो भिन्न भिन्न पीएच मान वाले बिलियन में यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग रंगों को इंडिकेट करते हैं और अलग अलग रंग अलग अलग पीएच मान को दर्शाता है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर पर कौन सा पीएच मान किस रंग को दर्शाता है इसका पूरा कॉलम आपको दिया हुआ है। साधारणतः अम्लीय बिलियन लाल, क्षारीय बिलियन बैगनी और उदासीन बिलियन हरा। क्लियर हो गया? बात को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। सिरका में एसिटिक एसिड, क्वेश्चन है सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, वो किस रूप में रहता है? किस रूप में रहता है? कोई भी पदार्थ हो वो परमाणुओं से बना होता है क्या? कोई भी पदार्थ हो वो परमाणु से बना होता है। तो एसिटिक एसिड पानी में घुल करके जब घुलता है तब उसे ही सिरका कहते हैं। तो पदार्थ तो अणु परमाणुओं के रूप में रहते हैं, बस अंतर है कुछ पदार्थ के अणु परमाणु काफी दूर दूर और कुछ के काफी निकट निकट होते। केमिकल प्रॉपर्टीज, अम्ल और भस्म के रासायनिक गुण।
रासायनिक गुणों के तहत हम ये जानने की प्रयास करते हैं कि रासायनिक गुणों के अंतर्गत हम ये जानने की प्रयास करते हैं कि ये भिन्न भिन्न पदार्थों से किस प्रकार अभिक्रिया करता है। अम्लों के रासायनिक गुण जानने का मतलब यही है कि हम ये जानना चाहते हैं कि अम्ल किसी दूसरे पदार्थ से किस प्रकार अभिक्रिया करता है। तो आइए अब अम्ल और भस्म के कुछ रासायनिक गुणों का हम जिक्र करें। खासकर उन सारे रासायनिक गुणों का जिक्र करना और आपको याद रखना बहुत जरूरी है जिसका विवरण खासकर 10th क्लास के एनसीईआरटी में दिया गया है। हालांकि एसिड बेस नामक चैप्टर आपके 11th क्लास में भी है, लेकिन काफी विस्तारित पूर्वक है वो, तो उतने में हम तो जाएंगे नहीं क्योंकि जरूरत है नहीं। लेकिन 10th क्लास के एनसीईआरटी में अम्ल और भस्म के जितने रासायनिक गुणों का उल्लेख किया गया है वो आपको एकदम एक एक करके याद करना पड़ेगा। और जब अम्ल और भस्म के रासायनिक गुणों की हम बात करते हैं तो ज्यादातर अभिक्रिया में अम्ल ही भाग लेते हैं, यानी कि भस्म यानी कि क्षार जो है ये ज्यादातर अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अभिक्रिया में मुख्य रूप से कौन भाग लेते हैं? अम्ल भाग लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अम्ल और भस्म भिन्न भिन्न पदार्थों से कैसे अभिक्रिया करते हैं। सबसे पहले कि कोई भी अम्ल को, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया आप किसी धातु से करवा दें। जैसे हाइड्रोक्लोरिक ये अम्ल है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये अम्ल है और ये धातु है। क्या है? धातु है। तो जब कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो बना हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करता है। किसको निष्कासित करता है? हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करता, हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करता है। तो अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करके कौन गैस का त्याग करते हैं? हाइड्रोजन गैस का त्याग करते हैं। किस गैस का त्याग करते हैं? हाइड्रोजन गैस का। और ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड बना दोस्तों, ये साल्ट है। क्या है? साल्ट है। हिंदी में से क्या कहते हैं? लवण। लवण हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप जान लीजिए लवण किसे कहते हैं। तो लवण एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक धातु रहेगा, एक अधातु रहेगा। जैसे सोडियम क्लोराइड लवण है। सोडियम क्लोराइड क्या है? क्योंकि इसमें एक धातु, एक कॉपर सल्फेट लवण है, क्योंकि ये धातु और ये अधातु। क्लियर है बात? समझ रहे हैं? अम्ल में आप क्या देख रहे हैं? अम्ल में अधातु अधातु, हाइड्रोजन भी अधातु, क्लोरीन भी। तो अम्ल लवण की पहचान यह है कि कौन सा कंपाउंड लवण होगा वो तो हम आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लवण एक पूरा का पूरा टॉपिक ही हमें समझना है, लेकिन थोड़ा सा आप पहचान कर लीजिए लवणों का कि लवण एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक धातु वाला ग्रुप होगा और एक, और धातु अधातु वाला ग्रुप किसी एक यौगिक में दिख रहा है, समझिए वो सॉल्ट ही है। वो क्या है? सॉल्ट ही है ज्यादातर। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक धातु और एक, लेकिन ये सॉल्ट नहीं है। और इसकी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। ये सॉल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आर्हेनियस सिद्धांत आपको बता रहे OH है, तो तब आप इसे क्या कहिएगा? क्षार कहिएगा। तो कुछ धातु अधातु वाले क्षार भी हो जाते हैं और उसकी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो सॉल्ट की पहचान हो गई है कि नहीं हो गई है? हो गई कि नहीं हो गई है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्ट है? नहीं है। कार्बन अधातु, ऑक्सीजन अधातु। क्या मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट है? मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट है, बिल्कुल। मैग्नीशियम धातु, सल्फेट धातु, अधातु मतलब लवण। तो हमको नहीं लगता अब लवणों की पहचान करने में, सॉल्ट की पहचान करने में आपको कोई दिक्कत होगा? होगा,
बिल्कुल नहीं होगा। तो अम्ल का पहला रासायनिक गुण है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस का त्याग करेगा? हाइड्रोजन गैस का त्याग करेगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक अम्ल है और इसकी अभिक्रिया कॉपर से करवाइए जो एक धातु है तो बनेगा कॉपर सल्फेट। और कौन सा गैस मुक्त होगा? कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, हाइड्रोजन गैस। तो जब किसी धातु के साथ अम्लों की अभिक्रिया होती है तो कौन से गैस बनते हैं? और एक और यौगिक बनता है जो क्या होता है? लवण होता है, सॉल्ट होता है। कभी कभी सीधे प्रश्न पूछेगा, एक पदार्थ धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन का त्याग कर रहा है, उस पदार्थ की प्रकृति कैसी हो सकती है? अम्लीय हो सकती है। कभी कभी दे देगा प्रश्न में कि निम्नलिखित में कौन से यौगिक धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा, तो ऑप्शन में क्या खोजना है? अम्ल खोजना है। घुमा घुमा के कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हमारे नोट से बाहर एक भी प्रश्न आएगा, क्योंकि हर तरह से घुमा घुमा के प्रश्न दिया हुआ है। अब बनाइएगा तो जरूर आपको पता होगा। पहला केमिकल प्रॉपर्टी समझे कि धातु के साथ क्या अम्लों की अभिक्रिया होगी? बिल्कुल होगी। धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस त्याग करेंगे? अब आप तो ये जान गए कि धातु के साथ अम्लों की अभिक्रिया होती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होते हैं। लेकिन कुछ धातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, जैसे चांदी हो गया, पारा हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब धातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। और ये सब धातु सिर्फ अम्लों से नहीं, किसी से अभिक्रिया, और किसी से अभिक्रिया इसलिए नहीं करते क्योंकि ये अभिक्रियाशील है ही नहीं। तो धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का त्याग करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि कुछ धातु अभिक्रिया में भाग ही नहीं लेते हैं, तो उससे अम्लों की अभिक्रिया ही नहीं होगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा नहीं। क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सिल्वर से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देगा? नहीं देगा। क्यों? तो अभिक्रिया करेगा ही नहीं। तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का त्याग करते हैं, लेकिन अम्ल उसी धातु से अभिक्रिया करते हैं जो धातु अभिक्रियाशील होते हैं। चांदी, सोना, पारा, प्लेटिनम जैसे धातु अभिक्रियाशील है ही नहीं, इसीलिए अम्ल के साथ ये सब धातु अभिक्रिया नहीं करते। अम्ल के साथ ये सब धातु अभिक्रिया नहीं करते। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया? बिल्कुल। और समझ में आने का मतलब है प्रश्न बननी चाहिए। प्रतिदिन क्लास के बाद जाइए और क्वेश्चन पर जाइए कि आज की क्लास से कितना प्रश्न बना है। दूसरा पर आइए दोस्तों, दूसरा पर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस का त्याग करता है? अब हम ध्यान देते हैं कि अम्ल की अभिक्रिया जब धातु के कार्बोनेटों के साथ होती है, धातु के कार्बोनेट जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये धातु के कार्बोनेट हैं। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये धातु के कार्बोनेट है। और जब धातु के कार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया होती है तब क्या बनता है? जब धातु के कार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाने पर सोडियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा? जल। अब समीकरण बैलेंस नहीं है तो उसको हम बैलेंस कर लेंगे। ठीक उसी तरह यहां पर अभिक्रिया होगा तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और
अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि यहां से अभिक्रिया होने पर क्या बनेगा। बताइए क्या बनेगा, क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो धातु जब अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का त्याग करते हैं, और अम्ल जब धातु के कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये गैसें के बारे में पूरा पूछा, और ये जो बन गए ये सब आपका क्या है, सॉल्ट है कि नहीं है? मैग्नीशियम धातु, क्लोरीन अधातु, धातु अधातु यानी सॉल्ट। क्लियर हो गया? अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन गैस देगा? अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके। अब ध्यान दीजिए, कार्बोनेट और अम्ल की अभिक्रिया का प्रोसेस आप समझे कि कैसे कैसे होता है। कभी कभी इस तरह का रिएक्शन दे करके अगर मान लीजिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करे पूछ दिया तो अब आप बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा। क्लियर हो गया? तीसरा रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। अम्ल धातु के कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाई। अब हम ये देखेंगे कि अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके किस प्रकार का रिएक्शन। अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करता? बाइकार्बोनेट जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट इस तरह, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, HCO3 को बाइकार्बोनेट हम लोग पढ़ते हैं। तो जब अम्ल की अभिक्रिया कार्बोनेटों के साथ हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता, लेकिन क्या होगा जब अम्लों की अभिक्रिया बाइकार्बोनेट धातु के बाइकार्बोनेट से होगी? तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि जिस तरह अम्ल धातु के कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करते हैं, जिस तरह अम्ल धातु के कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक उसी तरह अम्ल धातु के बाइकार्बोनेटों के साथ करते, यानी बाइकार्बोनेटों के साथ भी धातु की अम्लों की अभिक्रिया होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलते हैं। अम्ल जिस तरह धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, सेम टू सेम अम्ल उसी तरह का रिएक्शन दर्शाते हैं। किसके साथ? मसलन आप सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से करवाइए, बनेगा NaCl, बनेगा CO2, अब बनेगा जल। बैलेंस नहीं है तो हम बैलेंस कर लेंगे। कैल्शियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराने पर बनेगा कैल्शियम सल्फेट, बनेगा कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब आप बता ही सकते, मान लीजिए इसकी अभिक्रिया HCl से करवाएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा? जल। तो अम्ल की अभिक्रिया आप धातु के कार्बोनेटों से करवाइए या धातु के बाइकार्बोनेटों से करवाइए, दोनों ही स्थितियों में समान तरीके का रासायनिक व्यवहार का प्रदर्शन करेंगे आपका अम्ल। कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड। तो 3 केमिकल प्रॉपर्टीज आप देख लिए हैं। अब आप कहिएगा कि एग्जाम्पल में खाली HCl H2SO4 ही ले रहे हैं। दोस्तों यही सिलेबस है, इसीलिए ले रहे हैं। क्लियर? हाँ, आप टेंशन फ्री रहिए। प्रश्न बनाते हैं कि नहीं?
चलिए चौथा पर आते हैं। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करने पर कौन गैस? हाइड्रोजन गैस का त्याग करते हैं। अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अम्ल बाइकार्बोनेट के साथ। अब आते हैं, ये समझते हैं अगला चौथा केमिकल प्रॉपर्टीज कि अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ क्या अभिक्रिया करते हैं? तो करते हैं धातु के ऑक्साइड, जैसे कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम मोनोक्साइड, ये सब धातु के ऑक्साइड हैं। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन देगा। अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। लेकिन अम्ल धातु का ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? बिल्कुल सही है। अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं। अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं और अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड। और क्या बनाते हैं? ये लवण है। लवण को पहचानने में अब कोई दिक्कत होगी आपको? धातु अधातु है तो लवण। आपको 4 नंबर चैप्टर में पढ़ाए थे एक आयोनिक कंपाउंड, पढ़ाए थे। आयनिक यौगिक के बारे में बताए थे। प्रत्येक आयनिक यौगिक लवण है। सीधा सवाल, प्रत्येक आयनिक यौगिक लवण है क्योंकि आयनिक यौगिक धातु अधातु के ग्रुप से बना है। अपवाद में वही अरेनियस वाला OH निकल जाएगा तो आप उसे क्षार बना लीजिएगा। इस रिएक्शन में आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और क्या बनेगा? जल बनेगा। इस रिएक्शन में सोडियम सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा? जल बनेगा। तो अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। क्लियर बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए कि आप चौथी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े, 5वां केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। इससे पहले आप ध्यान दिए हैं दोस्तों कि अम्ल जिस तरह के रासायनिक गुणों का प्रदर्शन धातु के कार्बोनेटों के साथ किया था, अम्ल उसी तरह के रासायनिक व्यवहार का प्रदर्शन धातु के बाइकार्बोनेटों के लिए किया था। और यहां पर एकदम सेम टू सेम इसी की पुनरावृत्ति हो रही है कि अम्ल जिस तरह धातु के ऑक्साइडों के साथ व्यवहार करते, रासायनिक व्यवहार करते हैं, वैसा ही वे हाइड्रोक्साइड, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो धातु के ऑक्साइड से तो अम्ल अभिक्रिया किया, धातु के ऑक्साइड से अम्ल अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण किया। तो अम्ल ये सब धातु के हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या इन सब से अम्ल की अभिक्रिया होगी? तो होगी, बिल्कुल होगी, अम्ल की अभिक्रिया होगी। और अम्ल जिस तरह के रासायनिक व्यवहार का प्रदर्शन धातु के ऑक्साइड के लिए करते हैं, अम्ल जिस तरह के रासायनिक व्यवहार का प्रदर्शन धातु के ऑक्साइड के लिए करते हैं, सेम टू सेम हाइड्रोक्साइड के लिए भी सेम टू सेम किसके लिए करते हैं दोस्तों? हाइड्रोक्साइड के लिए करते हैं, हाइड्रोक्साइड के लिए करते हैं। यानी कि इन सब का भी रिएक्शन अगर आप
इसकी प्रतिक्रिया Cl से करवाए तो सेम वही होगा, कॉपर क्लोराइड बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। इसकी भी क्या, अगर आप H2SO4 से करवाइएगा तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक उसी तरह इसकी प्रतिक्रिया Cl से करवाइएगा तो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और क्या बनेगा, जल बनेगा। तो अम्ल जिस तरह के रासायनिक गुणों का प्रदर्शन धातु के ऑक्साइड के लिए करते हैं, सेम टू सेम धातु के हाइड्रोक्साइड के लिए करते हैं। यानी अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, और अम्ल धातु के हाइड्रोक्साइड से भी अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। क्लियर हो गया? याद होते जा रहा है कि नहीं? अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा, अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा, अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा, अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनेगा। हालांकि लवण का निर्माण तब भी हुआ जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से हुई, लवण का निर्माण तब भी हुआ जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ हुई। तो हर रिएक्शन, जितना भी अभी रासायनिक गुणों की हम चर्चा कर रहे हैं, हर रिएक्शन के दौरान लवणों का निर्माण हो रहा है। और लवण कौन होगा ये पहचान करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रत्येक आयनिक यौगिक लवण है, प्रत्येक आयनिक यौगिक लवण है। अगला केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। 6 नंबर, अम्ल की जल के साथ प्रतिक्रिया में क्या होगा। अम्ल की जल के साथ प्रतिक्रिया होने पर क्या होगा। तो अम्ल जल के साथ किस प्रकार के प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, इसका जिक्र तो हम आर्हेनियस सिद्धांतों के समय ही कर लिए थे कि नहीं कर लिए थे, कि जब भी अम्ल को जल में डालेंगे तो वे आयन में क्या होगा, टूट जाएगा। तो जब अम्ल को जल के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो अम्ल जल में घुलते हैं और कौन सा आयन प्रदान करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। अब जो ये हाइड्रोजन आयन है, ये जो कहिएगा कि जल में मुक्त अवस्था में पड़े रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। अम्ल को आप जल में डाल दिए, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन का त्याग किया, लेकिन ये जो हाइड्रोजन आयन का त्याग किया अम्ल, ये हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र अस्तित्व जल के भीतर बनाने में सक्षम नहीं होता है। ये हाइड्रोजन आयन जल के भीतर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम नहीं है। तो होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन आयन है ये जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं, और जल के साथ अभिक्रिया करके ये H3O+ बना लेते, और H3O+ ये हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। ये क्या कहलाता है दोस्तों, हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। क्या कहलाता है, H3O+ को क्या बोलते हैं, अब 3 तरह के आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन, और H3O+ को क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। एक बार तो परीक्षा में यही पूछ लिया कि हाइड्रोनियम आयन धनात्मक आयन है या ऋणात्मक, धनात्मक। तो H3O+ को कौन सा आयन पढ़ते हैं,
तो अम्ल जल में जाकर कौन आयन प्रदान करते हैं? हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। क्या अम्ल के द्वारा जल में त्यागा गया हाइड्रोजन आयन अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम है? सक्षम नहीं। वो हाइड्रोजन आयन जल के साथ जुड़ करके क्या बना लिया? वो हाइड्रोजन आयन जल के साथ जुड़कर क्या बना लिया? कोई दिक्कत? तो अम्ल जल में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अगर पूछते का अम्ल जल में क्या प्रदान करते हैं, अंत में हाइड्रोजन आयन क्या बन जाता है? क्लियर हो गया? छठा केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गया। केमिकल रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन गैस? हाइड्रोजन गैस देगा। अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। परीक्षा में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन में अंडे का खोल फेंक देने पर कौन गैस बाहर निकलेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन में अंडे का खोल फेंक देने पर कौन गैस निकलेगा? अब जान दीजिए, अब यहां पर यह जानकारी रहना आवश्यक है कि अंडे का खोल कैल्शियम कार्बोनेट है। अंडे का खोल कैल्शियम कार्बोनेट अम्ल में जाकर कौन गैस? इसका आंसर क्या होगा? कार्बन। देखिए, तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट बदल बदल के प्रश्न पूछता है। यही प्रश्न पर ध्यान नहीं लगा तो विद्यार्थी हल्ला करता है, प्रश्न पूछा इस बार, कहां से पूछा है? कहीं से नहीं पूछा है, कौन से पूछेगा? 7 नंबर, 7वां केमिकल प्रॉपर्टी। अभी तक आप 6 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। अभी तक आप 6 केमिकल प्रॉपर्टी, 6 रासायनिक गुणों को समझ चुके हैं और 6 रासायनिक गुण अम्लों के संदर्भ में आप समझे। तो हम अम्लों के रासायनिक गुणों को समझ रहे हैं क्योंकि आपको हम पहले बताए भस्म या क्षार जो है ये ज्यादातर अभिक्रिया करते ही नहीं है। तो अम्ल जल में घुलने पर हाइड्रोनियम आयन अंतिम रूप से बना लेगा। अब अम्ल का एक और केमिकल प्रॉपर्टीज कि अम्ल भस्म के साथ एसिड, बेस या अल्कली के साथ रिएक्शन करेगा, बिल्कुल करेगा। अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करा के, क्या अम्ल की अभिक्रिया एसिड की अभिक्रिया बेस से हो रही है? बेस से होगी तो बिल्कुल होगी। एसिड की अभिक्रिया बेस से होगी, एसिड की अभिक्रिया बेस से। तो अम्ल जब भस्म, ये तो समझ गए कि अम्ल की अभिक्रिया भस्मों से होती है। अम्ल की अभिक्रिया भस्मों से होती है। तो अम्ल और भस्म जब भी अभिक्रिया करते हैं तो दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं। अम्ल और भस्म की जब भी अभिक्रिया होती है तो दोनों एक दूसरे के गुणों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। अम्ल भस्म के गुणों को नष्ट कर दिया, भस्म अम्ल गुणों के नष्ट कर दिया और बनाता है क्या? लवण और जल। बनाता है क्या? लवण और जल। तो अम्ल और भस्म के बीच आपस में अभिक्रिया होने से लवण और जल का निर्माण होता है। और यह याद रखना है कि भस्म के साथ एक पदार्थ अभिक्रिया करके भस्म के गुणों को नष्ट कर दिया, निश्चित ही वो पदार्थ कौन होगा? अम्ल। और एक पदार्थ से अम्ल अभिक्रिया करके अपने सारे गुणों को खो दिया तो निश्चित ही अम्ल किससे अभिक्रिया किया? बस ध्यान रखने दोस्तों कि कई सारे गुण अम्ल के हैं, कई सारे गुण भस्म के हैं, कई सारे गुण अम्ल के हैं, कई सारे गुण भस्म के हैं, लेकिन दोनों का सबसे बड़ा गुण यही है कि जब भी वे एक दूसरे के से अभिक्रिया करते हैं
आपस में एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर क्या बना लेते हैं लवण भाई। कई गुण अम्ल के, कई गुण भस्म के, लेकिन सबसे बड़ा गुण अम्ल और भस्म का यही है कि वे दोनों एक दूसरे से जब अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के गुणों को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं और लवण और जल का निर्माण। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, सोडियम नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया किया तो ये आपका क्या है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सी लाइन है, ये क्या है आपका अम्ल है, तो इसके बीच अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, लवण बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। तो अम्ल और भस्म की आपस में अभिक्रिया होती है, अम्ल और भस्म की आपस में अभिक्रिया होती है और वे किनका निर्माण करते हैं, लवण और इसका सबसे पहले यह याद रखना कि जब भी ये रिएक्शन होता है दोनों के गुण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, दोनों के गुण क्या होते हैं, और दोनों के गुण नष्ट होने के बाद जो लवण बनते हैं इस लवण की प्रकृति क्या होती है, उदासीन होती है। हालांकि दोस्तों ध्यान दीजिए, अम्ल बहुत मजबूत है, भस्म बड़ी कमजोर है, तो फिर भस्म अम्ल के सारे गुणों को नष्ट नहीं कर पाएगा और जो लवण बनेगा वो पूरी तरह से उदासीन नहीं होगा। यानी अम्ल भस्म जब भी अभिक्रिया करते हैं एक दूसरे के गुणों को नष्ट करते हैं, लेकिन आप एक तरफ अम्ल बहुत शक्तिशाली रख रहे हैं, भस्म बहुत कमजोर रख रहे हैं और चाह रहे हैं कि गुण समाप्त हो जाएगा सबका, तो ऐसा संभव। अभिक्रिया कराते समय दोनों की शक्ति क्या रहनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, नहीं तो अम्ल ज्यादा शक्तिशाली है तो लवण बनेगा तो उसमें अम्लीय गुण रहेगा थोड़ा थोड़ा, भस्म ज्यादा शक्तिशाली है तो जो लवण बनेगा उसमें भास्मिक गुण होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन दोनों समान ताकतवर रहेगा तो जो लवण लेगा वो पूरी तरह से क्या होगा, उदासीन होगा। तो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया में दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट करके जो लवण बनाते हैं उसकी प्रकृति क्या होती है। इसीलिए अम्ल और भस्म के बीच होने वाले अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, अम्ल धातु के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, अम्ल धातु के हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अम्ल और भस्म के बीच जब भी अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों, अब आते हैं कि भस्म बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है क्योंकि इसमें OH है, जिसमें OH होगा वो बेस होगा। तो हम ये जान गए कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन भस्म धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन गैस देते हैं। तो सबसे पहले समझना है कि भस्म सभी धातु से अभिक्रिया करते, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया आप सोडियम से करवाइएगा नहीं होगा, कहिएगा क्या दिक्कत है कैल्शियम से करवा देते हैं, नहीं होगा। तो किससे होगा, कुछ गिने चुने धातु से होगा। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि अम्ल तो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस दिया,
लेकिन भस्म में सभी धातु से अभिक्रिया करते नहीं है। लेकिन एक बात यह भी जान लीजिए कि भस्म में जिन धातु से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस ही देते हैं। भस्म में सभी धातु से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन भस्म अगर जिस धातु से करता है अभिक्रिया, उसके साथ अभिक्रिया करके कौन गैस निकालता है। और आपको इस तरह से दो धातु के बारे में याद रखना पड़ेगा, एक एल्युमिनियम और दूसरा जिंक। ये धातु दो ऐसे हैं जो भस्मों के साथ अभिक्रिया करते हैं, और दोनों रिएक्शन दिया हुआ आपके नोट में। ये एल्युमिनियम और जिंक ऐसे दो धातु है जो भस्मों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस का त्याग भस्मों से करवाते हैं। लेकिन सभी धातु की अभिक्रिया भस्मों से नहीं होती है, सभी धातु की अभिक्रिया भस्मों से नहीं होती है, लेकिन एल्युमिनियम जिंक की होती है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में कौन से ऐसे धातु है जो अम्ल भस्म दोनों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो जो धातु है वो तो अम्ल से अभिक्रिया करता ही करता है, लेकिन हम जानते हैं एल्युमिनियम और जिंक भस्मों से भी अभिक्रिया करता है। अम्ल से तो ये करेगा ही करेगा, क्योंकि ये नहीं करेगा तो अम्ल इससे करेगा। तो अम्ल से ये दोनों धातु तो करते हैं, लेकिन ये दोनों धातु भस्म से भी करते हैं और भस्म से अभिक्रिया करके कौन गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया? तो भस्म की क्या भस्म सभी धातुओं से अभिक्रिया करते हैं? लेकिन भस्म जिन धातु से अभिक्रिया करते हैं तो कौन गैस निकलता है? भस्म जिन धातु से अभिक्रिया करते हैं कौन गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब ध्यान दीजिए कि भस्म की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ नहीं होती है, लेकिन अधातु के ऑक्साइड के साथ होती है। भस्म धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन भस्मों की अभिक्रिया अधातु के ऑक्साइड से होती है, नॉन मेटल के ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ये नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, और कार्बन का ऑक्साइड यानी कार्बन डाई। तो जो बेस है वो धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन बेस यानी भस्म अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं। अधातु का ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं, या बनता है N2CO3 और जल, सोडियम कार्बोनेट और जल। और सोडियम क्लोराइड निश्चित तौर पर यह भस्म होगा, क्योंकि सोडियम धातु, कार्बोनेट अधातु वाला ग्रुप। तो भस्म की अभिक्रिया क्या धातु के ऑक्साइड के साथ होती है? नहीं होती है। क्या अम्ल की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ होती है? होती है। लेकिन भस्म की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ होती है? नहीं होती है। भस्म की अभिक्रिया अधातु के ऑक्साइड से होती है, जिसके बाद लवण और जल का निर्माण होता है। अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, लेकिन अम्ल अधातु के ऑक्साइड से रिएक्शन नहीं करते। अब भस्म अधातु के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके लवण और जल बनाते हैं, लेकिन भस्म धातु के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्लियर हो गया? अगला रासायनिक गुण। कभी कभी प्रश्न पूछता कि क्या होगा अगर एक भस्म को अमोनियम क्लोराइड के विलयन में डाल दिया जाए। अमोनियम क्लोराइड का विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। एक बार यही प्रश्न पूछ लिया गया था कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। तो एक क्षार को अगर हम अमोनियम क्लोराइड के विलयन में डाल देते हैं तो बनता क्या है? बनता है दोस्तों अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया। और क्या बनता है? जल। तो
एक, जैसे कि प्रश्न आया हुआ था कि एक पदार्थ को अमोनियम क्लोराइड के विलयन में डालने से अमोनिया गैस निकला, तो उस पदार्थ की प्रकृति क्या होगी? भास्मिक यानी कि क्षारीय होगी। तो एक भस्म को अगर आप अमोनियम क्लोराइड के विलयन में डाल दीजिएगा तो कौन गैस बाहर निकलने लगेगा? अमोनिया गैस बाहर निकलने लगेगा। यह क्षार की एक पहचान है। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस दिया, अम्ल धातु के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया, अम्ल धातु के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाया, अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोनियम आयन बनाया। फाइनली अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाया। अम्ल और भस्म के आपसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। और उदासीनीकरण क्यों कहते हैं, इस बात को भी आप समझे। भस्म बहुत से पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। भस्म ना तो सभी धातु से भी अभिक्रिया करते हैं, लेकिन भस्म कुछ धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान। और एल्युमिनियम और जिंक का नाम बोले आपको याद रखने के लिए। भस्मों की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ तो नहीं होती, लेकिन धातु के ऑक्साइड के साथ होने पर लवण और जल बनाते हैं। भस्मों को अगर हम अमोनियम क्लोराइड के विलयन में डाल देंगे, कौन गैस निकलेगा? अमोनिया। क्लियर हो गया? समझ गए बातों को? 8 नंबर चैप्टर 8 नंबर आ गया है, डालवा दीजिएगा। ठीक है, 9 नंबर भी आ गया है, 10 नंबर नहीं आया है अभी, 11 भी आ गया है। जो जो आ गया डाल दीजिएगा पीडीएफ सेक्शन में। तो क्लियर है दोस्तों, एसिड बेस के बारे में लगभग सारा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके हैं। एक क्लास अब और लगेगा सॉल्ट को समझने में। तो आइए अगले क्लास में हम सॉल्ट की चर्चा करेंगे, लवण की चर्चा करेंगे। ठीक है ऑनलाइन वाले दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में लवण टॉपिक के साथ।